मध्य प्रदेश की राजनीति का ये एक ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रही है और मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। कहीं पर सियासत का पतझड़ दिखाई देता है तो कहीं पर चमन में बहारे फूल नजर आते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बात करेंगे, बिहार चुनाव से लेकर बंगाल तक का सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ आज मुखातिब होने के लिए, एमपी की जनता से सीधी बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद महेंद्र जी। कैलाश जी के बारे में कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जनता तो ये जरूर मानती है कि कैलाश जी जहां से खड़े होते हैं बीजेपी की राजनीति तो वहीं से शुरू होती है। शुरुआत चूंकि भारत के दिल से करना इसलिए लाजमी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में क्या मालवा निमाड़ और क्या ग्वालियर चंबल, सब जगह कैलाश विजयवर्गीय का जलवा देखा जा रहा है। कहीं रोड शो के जरिए, कहीं चुनावी सभाओं के जरिए, तो कहीं उनके बेबाक बयानों के जरिए। कैलाश जी, सबसे पहला आपका एनालिसिस क्या है? राजनीति का लंबा तजुर्बा है, 28 सीटों पर क्या बीजेपी का कमल खिलने वाला है? देखिए, मैं वैसे हाँ या ना में इसका उत्तर दे सकता हूँ, पर मैं तर्क के साथ देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा, उमा जी को बुनियाद रखते हुए देखा, बाबूलाल गौर साहब को काम करते हुए देखा। उसके बाद शिवराज जी ने एक विकास की विशाल इमारत मध्य प्रदेश में खड़ी की है, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत सारे झंझटों से, गड्ढे वाली सड़क, अंधेरे वाला प्रदेश, भ्रष्टाचार वाला प्रदेश और पिछड़ा प्रदेश, ऐसे बहुत सारे तमगे मध्य प्रदेश पर लगे हुए थे। उन सब तमगों को निकालकर मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इत्तेफाक से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी भी मैं बोल सकता हूं कि इन लोगों ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और एक थोड़ा सा 2-3% मतदाता उनकी बात में आ गया। बहुत मतदाता नहीं आया। मैं बहुत इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके भ्रमजाल के अंदर पूरे प्रदेश की जनता नहीं आई, 2-3% मतदाता आ गए, जिससे कांग्रेस की सीट बढ़ गई और सत्ता में आ गए। पर सत्ता में आने के बाद जो अहंकार कमलनाथ जी ने दिखाया, जिससे उनकी पार्टी में फूट हुई, सिंधिया जी अलग हुए, सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद फिर से शिवराज जी आए, तो लोगों को एक तुलना करने का अवसर मिल गया 15 साल और 15 महीने। तो 15 महीने में एक जनता का सेवक के रूप में शिवराज जी की छवि 15 साल की दिखाई देती है और 15 महीने में एक अहंकारी मुख्यमंत्री की छवि कमलनाथ जी की दिखाई देती है। तो इसलिए प्रदेश की जनता वोट डालने जाएगी तो एक तो वो जनसेवक शिवराज सिंह को देखेगी और एक अहंकारी कमलनाथ जी को देखेगी। वो किसान का बेटा दिखाई देता है, ये उद्योगपति दिखाई देते हैं, तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। तो हम 28 की सीट पर अगर जीतें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस बार बार क्यों ऐसा आरोप लगा रही है कैलाश जी कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, नोट तंत्र शुरू हो गया है, विधायकों की खरीदी की गई है, 35 करोड़ 50 करोड़ ऐसी चुनावी सभाओं में आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। क्या इनमें सच्चाई है? देखिए, आप कितना भी झूठ बोलो, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति को प्रदेश की जनता जानती है। हम कोई नए तो है नहीं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, इसलिए इनके इस प्रकार के बयान का जनता पे कुछ असर होगा मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि हमने लंबे समय तक जनता की सेवा की, जनता के बीच में रहे। कमलनाथ जी तो अभी अभी आए, वो तो कभी छिंदवाड़ा के बाहर निकले नहीं। दिल्ली में उन्होंने राजनीति की, उनके उद्योग कारखाने जो भी हैं वो सब बाहर हैं। मध्य प्रदेश में उनका कोई बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रहा। अचानक मैं कहता हूँ बाय एक्सीडेंट सरकार बन गई थी, तो उनको मध्य प्रदेश में अब रहना पड़ा और इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएंगे तो जनता के अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है आपका, विश्वास आपके ऊपर जनता करेगी भी नहीं, आज भी नहीं है और कल भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने इस प्रकार का चरित्र अपना दिखाया है। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए जनता के बीच में बेअसर भी है, इसका असर नहीं है।
कैलाश जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल मैजिशियन हैं, जहां जाते हैं जादू बिखेर देते हैं। चाहे हम हरियाणा की बात करें या बंगाल में जो आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है, दिल्ली में भी आपकी दस्तक देखी, मध्य प्रदेश ने भी आपकी राजनीति को देखा है, जनसेवा की भावना को देखा है। मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको कि ऐसा पॉलिटिकल मैजिक होना ज़रूरी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में जाना, फिर चाहे वो 15 महीनों के लिए ही क्यों ना हो, क्या कोई लगा कि नेतृत्व या चेहरे का अभाव भी रहा इस दौर में? नहीं, बहुत बहुत चेहरे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश शिवराज जी अपने आप में एक वो रेमंड शूटिंग का है ना, कंप्लीट मैन, ऐसा चेहरा है। फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं, एक गोपाल भार्गव जी हैं लगातार के विधायक, श्रृंखला है यहाँ पर। नेताओं के या चेहरों की कमी नहीं है। अब सिंधिया जी भी उस चेहरों में शामिल हो गए, तो चेहरों की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन कैलाश जी की कमी तो अखरती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, और मुझे तो लगता है जनता को भी। देखिए, मिस तो मैं भी करता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर मुझे मज़ा आता है कि कोई चैलेंजिंग काम मिले मुझे, और मेरे स्वभाव के अनुरूप मुझे बंगाल का चैलेंजिंग काम मिला है। और ईश्वर की कृपा, हमारे नेताओं की वरद हस्त के कारण वहाँ पर संगठन का विस्तार भी हमने किया है, और एक भारतीय जनता पार्टी की एक धमाकेदार उपस्थिति बंगाल में दिखाई देती है। तो इसका श्रेय हमारे नेताओं को है। पहले तो उन्होंने मेरा चयन किया, फिर वहाँ पर भेजा, फिर जैसा मेरा स्वभाव है कि एग्रेसिव होके काम करना, तो वो बंगाल के कार्यकर्ताओं को सूट कर गया, और बंगाल के कार्यकर्ता मैं एकदम समरस हो गया हूँ। कैलाश जी, आप वहाँ तो समरस हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कल तक आपके विपक्षी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी माने जाते थे, आज आपके साथ खड़े हैं। जो कल तक सियासी दुश्मन थे, वो आज सियासी दोस्ताना निभा रहे हैं। क्या आपको आज भी वो दौर याद है जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हो रहे थे और आपने चुनाव लड़ा था इसी सिंधिया राजघराने के खिलाफ? क्या वो दौर आप याद करते हैं आज राजनीति की बदलती हुई तस्वीर में भी? देखिए, राजनीति में कभी भी दुश्मनी शब्द का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। विचारधारा की असमानता हो सकती है, विचारधारा में विभिन्नता हो सकती है, कार्य करने की शैली में विभिन्नता हो सकती है। कई बार विद इन पार्टी कार्य करने की शैली के कारण आपके मतभेद हो जाते हैं विद इन पार्टी। तो बहुत स्वाभाविक है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है पूरा की पूरा। परिवार के अंदर दो भाइयों के बीच में आपस में अपनी कार्यशैली को लेकर नहीं पड़ती है। तो ये तो इतना बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, फिर दूसरी विचारधारा के साथ आपको काम करना। तो सिंधिया जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, पर मेरी दुश्मनी कभी भी नहीं रही। मत भिन्नता थी, हम मिलते थे तो बराबर बात करते थे, और जैसे व्यक्तिगत आपको याद होगा कि मेरी माताजी हॉस्पिटल में थी, तो जैसे उनको पता लगा इंदौर आए तो हॉस्पिटल में देखने आए। तो ये व्यक्तिगत संबंध तो हमारे हमेशा रहे, दुश्मनी कभी भी नहीं रही, और इसलिए हमें कोई असहजता नहीं लगती है। सिंधिया जी अगर आ गए, अब मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर गए, मेरे परिवार के साथ वो 2 घंटे रहे, भोजन वोजन किया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कभी दुश्मनी वाला पहलू नहीं है उसमें। मत भिन्नता हो सकती है, वो विद इन पार्टी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है कि वो उनके कार्य करने की शैली कुछ अलग है, मेरी कार्य करने की शैली अलग है, शिवराज जी की कार्य करने की शैली अलग, बाकी लोगों की कार्य करने की शैली अलग हो सकता है, कभी कई बार होता है। अब एक और एक 11 होंगे क्या, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया? नहीं, हम तो हैं ही, हम शिवराज जी, हम एक 11 नहीं, 111 हैं हम लोग, इसलिए कोई हमें कोई तकलीफ नहीं। मध्य प्रदेश में क्या अनुमान है, जिस तरह से जो सियासी तस्वीर बदली है और आप लगातार दौरे कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल होकर आए, मालवा निमाड़ में आपके जादुई रोड शो देखने को मिले, बड़ा जलवा आपका पॉलिटिकल दिखाई दिया। किस तरह से लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ा है और जनता में भी एक भावना गई है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा कि 15 साल और 15 महीने के बीच में जो 15 महीने में जो एक आतंक पैदा किया था कांग्रेस ने, सत्ता का दुरुपयोग किया, नौकरशाही का दुरुपयोग किया और एक आतंक फैलाने की कोशिश की। देखिए, दिल जीतना एक अलग बात है और शासन करना एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता का दिल जीता। आज शिवराज जी कहीं से भी निकलते तो मामा जी, तो ये मामा जी शब्द कहाँ से आ गया? ये राजनीति में एक नया शब्द का सृजन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर कि जिधर से शिवराज जी निकलते हैं मामा जी जब बोलता आदमी तो उसके राजनीतिक संबंध नहीं है, उसकी एक व्यक्तिगत वेवलेंथ मिल रही है उससे, तो मामा जी बोल रहा है वो। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज के बीच में पैदा की है और शिवराज जी उसके प्रतीक हैं,
मैं समझता हूँ कि वह मिसिंग था 15 महीने प्रदेश की जनता में। प्रदेश की जनता में कोई प्रदेश में हमारा नेता है, हमारा मुख्यमंत्री है, जिसको कि मैं मामा जी कह कर या प्यार से कुछ बोल सकूं, ये हिम्मत किसी में नहीं होती थी। एक डॉन सरी की भूमिका में कमलनाथ जी रहे मुख्यमंत्री के रूप में। तो आपने प्रशासन चलाया, दमदारी से चलाया, पर दिल नहीं जीता किसी का, और भारतीय जनता पार्टी ने दिल जीता है। क्या कैलाश जी को कभी गुस्सा आता है, ये जो तमाम तरह की बयानबाजी आपके विरुद्ध होती है? खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं तो लगातार सज्जन सिंह वर्मा जो व्यक्तिगत हमले करते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है कि कमर के नीचे की राजनीति नहीं होना चाहिए, और अक्सर आपकी बयानों में भी सुना है। क्या कभी गुस्सा आता है, कभी मन में आक्रोश आता है? देखिए महेंद्र जी, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यक्तित्व है ना, उससे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पता लगती है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपके माता पिता के संस्कार कैसे थे, उन्होंने क्या संस्कार आपके दिए। तो आप जो भी बोलते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उससे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके पारिवारिक संस्कार, तो कोई व्यक्ति कोई इतना एकदम नीचे उतर जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी इतना नीचे उतरना। आपकी अपनी एक गरिमा है, आप अपने स्तर पर रहिए, उनको अपने स्तर पर रहने दीजिए। इसलिए मेरे लिए ऐसे लोग दया के पात्र हैं कि उनको मिला ही नहीं ना जो मिलना चाहिए। भाई ऐसा है कि संस्कार एक वो पूंजी है जो पैसे से नहीं खरीदी जाती, बाज़ार में नहीं मिलती, वो आपको नैसर्गिक मिलते हैं। उनको नहीं मिले बेचारे, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। तो मेरी दृष्टि में ऐसे लोग बेचारे हैं। वो तो कहते हैं कि जब आप महापौर थे और वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तब आप उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे। ऐसे बयान भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। क्या इनमें कुछ सच्चाई है, हकीकत है? देखिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए आदमी बोल सकता है ऐसा, पर उससे आदमी बड़ा थोड़ी होता है। चलिए, राजनीति में बड़प्पन है और ये दिलेरी है, बड़े दिल की यही बात होती है कि कैलाश विजयवर्गीय जो भी कहते हैं बेबाक कहते हैं और बड़े ही सूझबूझ के साथ सटीक जवाब भी देते हैं। कैलाश जी, बहुत सारा मध्य प्रदेश पर बात की, बंगाल की थोड़ी बात कर लें। बंगाल को लेकर के लगातार ऐसा देखने में आता है कि भय की राजनीति है, भय का वातावरण है, लेकिन आपने वहां जाकर बीजेपी का मनोबल भी ऊंचा कर दिया और अब तो सत्ता के निकट लाकर पार्टी को खड़ा भी कर दिया। जिस तरह से पिछले दिनों आपका एक बयान आया था कि वहां पर कब किसकी तस्वीर पर जो है माला चढ़ जाए ये कोई नहीं जानता, क्या ऐसे हालात हैं, वास्तविकता इससे बिल्कुल? मतलब मैं वहाँ पर सुरक्षा कवच में घूमता हूँ। यदि नहीं घूमूँ तो हो सकता है कि अभी तक आप लोगों के बीच में दिखता ही नहीं मैं। तो वहाँ स्थिति ऐसी है, कभी भी किसी के खिलाफ कोई सा भी मुकदमा हो सकता है और किसी को कभी भी शूट किया जा सकता है, गोली मारी जा सकती है, बम फेंका जा सकता है। तो ये वहाँ की राजनीति का एक हिस्सा हो गया है। पहले सीपीएम के समय से प्रारंभ हुआ ये, पर ममता जी ने तो पराकाष्ठा कर दी है और सब इस प्रकार के लोगों को पार्टी के अंदर अच्छा स्थान दे दिया। जैसे एक महतो करके एक नक्सलाइट, घोषित नक्सलाइट, 10 साल से जेल में थे, उनकी जमानत करवाई। जमानत कराने के बाद एक जंगल महल करके इलाका, जैसे अपने निमाड़ बोलते हैं ना अपन, जिसमें 2-3 ज़िले, से जंगल महल में 2-3 ज़िले हैं जिसमें ट्राइबल भी रहते हैं। तो वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त था। तो वहाँ पर उसकी सक्रियता थी 10 साल पहले। उसको टीएमसी का राज्य स्तरीय नेता बनाकर पुलिस की सुरक्षा के अंदर वो उस क्षेत्र के अंदर घूम रहा है। अब यदि कोई नक्सलवादी व्यक्ति जिसके ऊपर हत्याओं के बहुत सारे आरोप हो, वो व्यक्ति जेल काट के आया हो और वो अगर पुलिस सुरक्षा में लोगों के बीच में घूमेगा तो आतंक तो हो गए। तो वो आतंक के बल पर राजनीति करना चाहती हैं और इसीलिए हत्याएं भी करवाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेकर और उनको संरक्षण देकर जनता के बीच में घुमाती है कि जनता डरे। ये पूरी रिपोर्ट आपने केंद्र सरकार को दी है, गृह मंत्रालय को दी है, जो तमाम हालात हैं, अराजकता है एक तरह से कहा जा सकता है। देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट तो कोई गृह मंत्रालय को मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट तो गवर्नर देते हैं। पर हाँ, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और गृह मंत्री जी को अवगत कराया। आगे क्या लगता है आपको, क्या बंगाल में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है हरियाणा का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में जब जब संकट आता है तो संकट मोचन बनकर आप उभर आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 100% सरकार बनेगी यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव जब भी हो सकता है जब राष्ट्रपति शासन लगे। अदरवाइज़ ममता जी के मुख्यमंत्री बने रहे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सरकार तो वहाँ बनेगी, पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो।
बिहार का क्या आकलन है? बिहार में भी इस बार मुद्दे गरमा रहे हैं, जनता में एक अलग तरह की भावना दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के कारनामे में। मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अभी, पर अभी मीडिया के अंदर एक वर्ग मोदी जी की राजनीति करने की स्टाइल का विरोधी। तो कोई भी मोदी जी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको महिमा मंडित कर देते हैं खूब ज़ोर से। तो और ऐसा दिखाते हैं कि बस यही हीरो है, यही देश का पालनहार है और यही सब कुछ कर लेगा। अब नौजवान है, तेजस्वी अच्छा है, पर उसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। पर एक इतने बड़े बिहार जैसे प्रदेश के लिए आप मीडिया के माध्यम से महिमा मंडित कर रहे हैं, तो आप देश हित में काम कर रहे हैं क्या, ज़रा सोचने की बात है। और इसलिए नीतीश जी एक बहुत ही ईमानदार राजनेता हैं, एक विकास का उनका दृष्टिकोण है और उन्होंने बिहार को बहुत सारी एक विपरीत या ये कह सकते हैं हम कि दिशाहीन राजनीति से अलग लाकर एक दिशा की तरफ बिहार को मोड़ने की बहुत सफलतम कोशिश की उन्होंने। और मैं समझता हूँ आज बिहार जो कि अपहरण उद्योग के नाम से जाना जाता था, क्रिमिनल राजनीति का एक केंद्र हुआ करता था बिहार, वहाँ पर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब दिशा में बिहार ने बहुत प्रगति की है। तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति के सामने तेजस्वी को खड़ा करना और मीडिया प्लांटेड रूप से कुछ मीडिया ग्रुप्स को खड़ा कर रहे हैं, पता नहीं उनका एजेंडा हो सकता है, पर ऐसे निर्णय देश हित में नहीं होते। कैलाश जी, आपकी बेबाक बातें हम सुनना चाहते हैं। लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर देश में गरमाया है, एक बेटी फिर इस घटना की शिकार हुई है। क्या लगता है ठोस कानून भी बनना चाहिए और सरकारों को भी इसे लेकर संवेदनशील रवैया अपनाना होगा और त्वरित कार्रवाई के साथ साथ एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इसे बाद में धर्म से जोड़ दिया जाता है। देखिए, लव जिहाद जो हो रहा है इस देश के अंदर, वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आप मेरे से 2 साल पहले प्रश्न पूछते शायद मैं जवाब नहीं देता आपको, पर आज मैंने जब इन सब प्रकरणों की अध्ययन किया तो मुझे लगता है कि लव होना सामान्य बात है, किसी का किसी से हो सकता है, पर प्लानिंग तरीके से आप करके और एक बहुत बड़ा ग्रुप उनको संरक्षण दे हर तरह से, तो ये लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है। तो ये चिंता का विषय है और इसमें समाज को भी और सरकार को भी, दोनों को सोचना चाहिए। मैं बार बार समाज पे जोर देता हूँ ऐसे विषय के लिए, क्योंकि संस्कार विहीन समाज हो जाएगा तो जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा संस्कार की बात करता हूँ। आपने हमारे कांग्रेस के नेता के बारे में मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ कि मेरे को संस्कार मेरे माता पिता से मिले ही। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति धनवान बने संस्कारों से, पैसों से नहीं। मैंने कल एक कमेंट्स किया था कहीं पर कि कमलनाथ जी बहुत धनवान हो सकते हैं, बहुत पैसा हो सकता है, बाकी शब्द की दरिद्रता जो उनके मुंह से निकलती है उससे उनकी पैसे की समृद्धता तो दिखती है, पर मन की, मस्तिष्क की और संस्कार की दरिद्रता दिखती है। तो व्यक्ति किन शब्दों का उपयोग कर रहा है उससे उसका पूरा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो कोई माने या नहीं माने, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे बच्चे बहुत रिच हैं कि उन्हें संस्कार मिले। तो आज यदि लव जिहाद जो हो रहा है तो वो संस्कार विहीनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए कानून नहीं, समाज को भी अपने परिवेश में सोचना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बड़ी बात है। चलिए, बेबाकी जो है बहुत कम राजनेता दिखाते हैं और जिस तरह से संस्कारों की बात आपने की है, सियासत पर फिर आपको ले जाना चाहूँगा। एक बार आप राष्ट्रीय महासचिव बने तो आपने त्याग किया, बलिदान किया, मंत्री पद छोड़ा, मध्य प्रदेश का मोह छोड़ा, भारत के दिल से दूरी बनाई और देश के दिल तक जा पहुँचे। फिर वहाँ से हरियाणा, बंगाल, दोबारा आपको मौका दिया है पार्टी ने, फिर राष्ट्रीय महासचिव आप बनाए गए हैं। इसके पीछे का क्या राज है और अब अगला लक्ष्य क्या है कैलाश विजयवर्गीय जी का? मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मैं तो पार्टी के नेताओं के आदेश का पालन करता हूँ।
मजाक मजाक में मुझसे लोगों ने कहा कि यार 6 महीने बाद तो बंगाल ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या केरल या तमिलनाडु कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कहीं भी भेजो मेरे को, मैंने कहा ना मेरे को सुख और सुविधा की राजनीति पसंद नहीं है। मेरे को चैलेंज में मज़ा आता है कि कहीं पर एक चुनौतीपूर्ण काम हो तो वो करना चाहिए। तो यदि मुझे मिलेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा। चलिए, बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में युवाओं की चेहरों पर आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की बात करें तो कार्तिकेय सिंह चौहान उभर रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय आ गए हैं। क्या लगता है, बीजेपी में युवा ज़्यादा बेहतर हैं या कांग्रेस में जैसे जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ आ गए हैं? कौन आपको लगता है कि युवाओं की पार्टी है? नहीं, मैं ये बेहतरी करना तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी के अंदर अवसर मिलना चाहिए और इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये नेता पुत्र है तो नेता बन गया। उसमें यदि योग्यता है नेतृत्व करने की तो उसे अवसर प्रदान करना चाहिए। वो कोई भी हो, आकाश जी भी हो सकते हैं, कार्तिकेय हो सकता है, गोपाल भार्गव के बेटा अभिषेक हो सकते हैं। यदि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो उन्हें नेतृत्व देने का मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी सामान्य कार्यकर्ता भी उसको मौके मिलते हैं। हम लोग सामान्य कार्यकर्ताओं में से सामान्य परिवार से आए। हमारे पिताजी मिल में काम करते थे, शिवराज जी के पिताजी छोटी सी खेत थे, प्रहलाद के पिताजी किसान के बेटे हैं। तो हम लोग सब एक सामान्य परिवार से आए। पार्टी ने हमको मौका दिया, हमारी क्षमताओं का उपयोग किया, तो आज हम नेता के रूप में हमारी पहचान हो गई। तो हमारी चीज़ों को उभारने का काम पार्टी ने दिया, हमें अवसर दिया, तो आज हम यहाँ पहुँचे। तो ऐसे अवसर नए लोगों को मिलना चाहिए। और अच्छा है, कार्तिकेय बहुत अच्छा बोलता है। मैंने इंटरव्यू उसका देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे प्राउड हुआ कि वो मेरा भतीजा है। चलिए, बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में क्या इस बार फिर किंग मेकर बनकर आप उभरने वाले हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि अब 28 ये जो मिशन है, इसे पूरा करने के बाद किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? नहीं, मेरा तो अभी एक बंगाल मिशन है पूरा। मैं तो बंगाल मिशन के बाद ही कुछ सोचूंगा कि आगे क्या करना चाहिए मुझे, और मेरे बारे में निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। पर आगे इस चुनाव के बाद शिवराज जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी खेलेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो बहुत परिपक्व हो गए और मध्य प्रदेश की नस नस को पहचानने लगे हैं, तो पहले से और बेहतर प्रदेश को चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। क्या और भी कोई कांग्रेस के ऐसे विधायक बाकी हैं जो कि अभी आपके दामन में या कमल को थामने वाले हैं आने वाले? हाँ, हो सकता है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ मची है और कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व के प्रति भी लोगों का विश्वास नहीं है, और केंद्र के नेतृत्व पे भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जो महत्वाकांक्षी नौजवान है, जिसको कल राजनीति करना है, कल बड़े बनने की इच्छा है उसकी, तो वो सोचता है कांग्रेस फिनिश पार्टी है, इसमें मेरा भविष्य नहीं हो सकता, तो ऐसी पार्टी में जाना चाहिए जहाँ पर मेरा भविष्य सुधरे। तो जो भी महत्वाकांक्षी नौजवान कांग्रेस के अंदर है, वो कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। आखिर में जाते थे कैलाश जी, इस चुनावी दौर में आपने बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकाला, एमपी की जनता से, एमपी दर्शकों के लिए आपने अपनी बातें रखी। क्या लगता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में जब आइटम से कहानी शुरू होती है, बवाल खड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे गोपनीय सर्वे निकल कर आते हैं, 28 सीटों पर कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये आती हैं कहानियाँ, और कमलनाथ कह जाते हैं, उनके नेता कह जाते हैं कि शिवराज जी तो भूखे नंगे हैं। आपकी पार्टी से भी कई ऐसे बयान आते हैं। तमाम दौर की राजनीति का आकलन करते हुए मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या खास संदेश होगा आपका? नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं बहुत साफ भविष्य मुझे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बागडोर मध्य प्रदेश की आ गई है, और प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। शिवराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से प्रदेश प्रगति करेगा, प्रदेश के नागरिक भी प्रगति करेंगे। जहाँ तक शब्दों की दरिद्रता का सवाल है, तो उसका तो मैं पक्षधर कभी भी नहीं रहा। हमें हमेशा अपने विरोधियों के लिए भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो करते हैं मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अब एक अच्छे हाथों में आ गया है, और मध्य प्रदेश विकास करेगा, मध्य प्रदेश के लोगों का विकास होगा, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, मध्य प्रदेश में नौजवानों को एक अच्छे अवसर अब मिलेंगे, और एक संपन्न प्रदेश बनेगा, एक अग्रणी प्रदेश बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। तो आप थे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि अपनी बेबाक बात भी रख रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतना जानती है और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में इन 28 सीटों पर उन्होंने 28 के 28 कमल खिलाने की एक बड़ी भविष्यवाणी भी की है। देखना बहुत लाजमी होगा कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जनता जनार्दन कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुतियां देती है और राजनीति का ये दौर मध्य प्रदेश में कहां जाकर थम पाता है। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।